श्रीनगर में एसिड हमले में मुबैना मुलविस नौजवान को साथियों समेत पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसिड हमले के वाक़े पर शहर में हुए सख्त एहतजाज। हमले में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने की मांग। नादीगाम शोपिया में फौज के साथ एनकाउंटर में एक मिलिटेंट जान बहक। इलाके में मिलिटेंटों का हाइड आउट भी तबाह। कल शाम से ही कैसो हुआ था शुरू। आखिरी इत्तला मिलने तक सर्च ऑपरेशन था जारी। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी लीडर अब्दुल्ला खान के घर जाकर ताज़ियत का किया है इजहार। वहीद पराह पर इंतजामिया की तरफ से ज्यादती का लगाया इल्जाम। मरकजी बजट को भी अवाम, किसान और बेरोजगारों के मुखालिफ दिया करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। अमित शाह ने 370 को लेकर क्या कुछ कहा है अलीगढ़ के अंदर, वो हम आप तक तफसील के साथ पहुंचाएंगे और अमित शाह की जोरदार स्पीच भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती आज कुपवाड़ा गई थी और कुपवाड़ा में अब्दुल्ला खान जो कि पीडीपी से दूर दूर ही थे, लेकिन अब वहां पर हाजिर नजर आई है और वहां पर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया और वहां पर उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की है। और उस बातचीत में क्या कुछ कहा है वो तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ कोविड का बढ़ता ग्राफ जम्मू कश्मीर के अंदर है और इसमें ओमिक्रॉन की तादाद कितनी है और जो अभी कैजुअलिटीज हो रही है और उसके साथ साथ जो लोग कोविड के शिकार हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है, डॉक्टर नवीद नज़ीर से हम इस हवाले से मुफीद मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। मौसम का भी आपको हाल बताएंगे, कब बारिशें हो सकती हैं और कब बर्फबारी का भी इम्कान है और मौसम कब से खुश्क रहेगा, इस सब पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले उस दिल दहलाने वाले वाक़े की बात करते हैं जो कल शाम वाटपुरा श्रीनगर के अंदर पेश आया है। यानी एक 24 साल की बच्ची पर एसिड फेंका गया है, जिसके नतीजे में उसका पूरा चेहरा जो है वो झुलस गया और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। इसी मामले को लेकर आज शहर के अंदर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों में हम ये भी देख रहे हैं कि अब तुलबा व तालिबात या नौजवान हर कोई निकल कर सामने आ गया है और इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। न सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि यह भी अब मुतालबा बढ़ रहा है कि ऐसे एसिड थ्रोअर पर कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने भी ये मजमूम वाक़ा पेश किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं ये श्रीनगर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज अपना जो है यहाँ पर एहतजाज दर्ज किया। और आपको बताते चले कि इस हीनियस क्राइम को, इस हीनियस वाक़े की जो हालत है उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले एक सिट फॉर्म की थी, सिट कंस्टिट्यूट की थी जो इस मामले की तहकीकात कर रही है। और जब यह मामला पेश आया और उसके बाद पुलिस ने राजा जुहेब के नाम से जो एसपी नॉर्थ है वो इस कमेटी का चेयरमैन बनाया है और वो इस मामले की तहकीकात कर रहा है। और फिल वक्त तक इस हवाले से 3 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि उन पर इल्जाम है कि वो इस वाक़े में बिल वास्ता या बिला वास्ता इसमें मुलविस है। सज्जाद अल्ताफ राथिर साकिन बिछवाड़ा डलगेट का नौजवान, उसको हिरासत में लिया गया है और उसे इस मामले का मेन एक्यूज्ड कहा जाता है और उस पर इल्जाम है कि उसी ने ही ये कार्रवाई अंजाम दी है कि 24 साला एक बच्ची पर उन्होंने एसिड फेंका है। क्योंकि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जराये के हवाले से हमें मिल रही है, इब्तिदाई मरहले में ही है, लेकिन जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि उसने इस लड़की को शादी का प्रपोजल दिया था, लेकिन लड़की ने उसे डिनाई किया, इनकार किया, जिसके बाद तेश में आकर मज़कूरा नौजवान ने उस पर एसिड फेंका जिसके नतीजे में वो झुलस गई है।
मज़कूरा नौजवान एक मेडिकल शॉप पर काम करता था। उसके बाद सिक्योरिटी पर सवार होकर वो वहां से चला गया, यानी मेडिकल शॉप छोड़कर चला गया और उसके बाद वहां पहुंच गया अपने एक दोस्त के साथ जहां से ये लड़की चल रही थी। और उसके बाद यहां उस लड़की पर उन्होंने हमला किया और उस पर एसिड चलाया, जिसके नतीजे में वो झुलस गई और फिर मौके से फरार हुआ। फरार होने के बाद वापस जो है उसी मेडिकल शॉप पे चला गया, यानी काम पे चला गया है। लेकिन तीसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया। उस तीसरे साथी पर यह इल्जाम है जो एक मैकेनिक के बतौर काम कर रहा है डलगेट के अंदर एक वर्कशॉप के अंदर। माना जा रहा है कि उसने उसे ये एसिड जो है प्रोवाइड किया है, फराहम किया है, जिसके नतीजे में उस वर्कशॉप को भी अब पुलिस ने सीज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस है कि जो एसिड है इसकी बाजार में कोई फरोख्त जो है ये नहीं होनी चाहिए और ये मार्केट में दस्तयाब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और 3 लोगों को फिल वक्त तक इसमें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उन पर इल्जाम है और अभी ये जो वाक़ा है उन पर साबित नहीं हो पाया है, हो रहा है, बल्कि इसकी कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के तहत तीनों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस पर अब फौरन से पेशतर कार्रवाई भी कर रही है। क्योंकि कल यहाँ पे एक हादसा हुआ था, एक लड़की को एसिड अटैक किया था। ये क्यों हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो इसके लिए हमें एक आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है ठीक। एक लड़की घर से बाहर निकल ही नहीं सकती है। क्यों? बाहर माहौल खराब है। लड़का ऐसा क्यों करेगा? उसको घर में नहीं बोल सकते आप ऐसा क्यों करेंगे? पर्सनल इशू है वो आप साइड में रखिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि किसी की हालत खराब हो, लड़की बाहर ना निकल सके। हम चाहते हैं कि जो ये कल्प्रिट है, मतलब कि जिसने ये किया है, उसको सजा मिले। आवाज उठाए सारे, ताकि आज ये मसला हुआ कल किसी और के साथ होगा। आज हम यहाँ पे, कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा स्पेस मिले, अच्छे से उनको ट्रीट करे ताकि ये आइंदा ना हो। हमारी एक बहन के साथ जिसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आगे आए हैं सब लोग, ताकि हम उसको सपोर्ट करें। और जिसने उसके ऊपर एसिड फेंका उसके लिए हम लोग एक फांसी की सजा मांग रहे हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सामने आए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि लॉज में ये है कि उनको 7 साल की सजा दी जाती है और उनको कुछ पे करना पड़ता है, बट वी नीड टू चेंज द लॉज। एंड हम लोग को चाहिए कि उन लोगों को फांसी की सजा होए, उन लोगों को फांसी की सजा हो, पहली बात। और दूसरी बात, फांसी ना हो लेकिन कम से कम उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई और ये सोचे, उसको ये सोचने से पहले उसको। चलिए नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो एसिड अटैक है ये एक हीनियस क्राइम है और इस मामले की संजीदगी को देखते हुए, इसकी हसासियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खरीदो फरोख्त पर ही पाबंदी आयद की है और ये मार्केट में खुलेआम दस्तयाब में नहीं रख सकते हैं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस पर पाबंदी आयद है। लेकिन ऐसे वाक़ात क्यों रोनमा होते हैं? ऐसे वाक़ात रोनमा नहीं होने चाहिए। अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे वाक़ात बहुत कम पेश आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का एक वाक़ा भी बहुत खतरनाक है और इससे कहीं ना कहीं लोग खौफजदा भी हो जाते हैं और उस पर अब लोग देख रहे हैं कि वो सड़कों पर निकलकर इस हीनियस क्राइम के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी की जो वुमेन्स विंग थी उनकी जानिब से भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया और उस मुजाहरे में भी यही मुतालबा किया गया कि ऐसे जराइम अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए और जो कल का वाक़ा है उसकी भी मज़म्मत की गई है और साथ ही साथ ये मुतालबा किया गया है कि जिस शख्स ने भी ये वाक़ा अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ इतना, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि आज की जो खवातीन, खासतौर पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये अब मुसाफिर गाड़ियों में भी महफूज नहीं है। तो इस वजह से समाज को भी इस हवाले से बेदार होना है, पेरेंट्स को भी इस हवाले से हसास होना है और नौजवानों के अंदर वो तालीमात उन्हें फराहम करनी है ताकि वो इन गलत कार्रवाई से पीछे हट सके। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जो ये एसिड अटैक हो गया एक लड़की पे, एक यंग लड़की 24 साल लड़की है, उस पर एसिड अटैक हो गया है, उस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि ये देखिए ये क्यों हो रहा है और जो कल्प्रिट्स है उनको बिहाइंड बार। इधर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी आज कुछ नौजवान आए हुए थे और उन्होंने भी इस
संगीन वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पहले ही कहा कि इस तरह के वाक़ात तो इस रिश्वर और पीरवर में नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जबकि ये वाक़ा यहाँ पर पेश आया, इसकी वो मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को इस हवाले से काफी हसास रहने की जरूरत पर भी जोर दिया। और ऐसे नौजवानों का मानना है कि जिस शख्स ने भी या जिस नौजवान ने भी ये हीनियस क्राइम यहाँ पर अंजाम दिया तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए और उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा भी दी जाए। फूल जैसे उस लड़की पे जो एसिड अटैक करके उसकी आंख की बीनाई खत्म की, उसके चेहरे की हालत खराब की, जब हमने वो देखा वहां पे तो हमारे अंदर से क्या हो गया वो हम ही जानते हैं। हम इस चीज के खिलाफ यहाँ पे आज खड़े हो गए और उस दरिंदे को सजा ऐसी मिलनी चाहिए, आइंदा कोई दोबारा। चलो, इस तरह के वाक़ात के लिए इस धरती पर, इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये ऋषियों की सरजमीन है। और जिस नौजवान बच्ची पर ये एसिड फेंका गया है, जिसकी वजह से वो झुलस गई है, वो अभी श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज यानी SMHS हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। और वहाँ पर डॉक्टर साहबान कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी वो ठीक हो जाए, उस सूरत में उसकी जो अभी इलाज मुआलजा वहाँ पर हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जो अभी तक का ऑप्शन इसकी हमें मालूमात मिली है कि मज़कूरा जो लड़की है उसका पूरा चेहरा झुलस गया है और जो एसिड का असर है वो उसकी आंखों में भी पायबस्त हो गया है। तो इस वजह से जो उसकी लाइट है, जो उसकी रोशनी, आंखों की रोशनी है, वो कैसे ठीक हो जाए, उस पर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम अभी लगी हुई है, वो इस पर काम भी कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से भी डॉक्टर साहबान से कहा गया है कि वो इस लड़की की जो सेहत याबी के लिए जितने भी जराए हैं उसका इस्तेमाल करे और गवर्नमेंट उसका पूरा सपोर्ट भी करेगी। अगली खबर में हम बात करते हैं शोपियां की, क्योंकि शोपियां के अंदर कल शाम से ही नादीगाम इलाके के अंदर एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और इस सर्च ऑपरेशन के बाद ये कन्वर्ट हुआ है, तब्दील हुआ है एनकाउंटर में। और इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। और खबर यह भी है कि यहाँ मिलिटेंट एक मेवा बाग के अंदर एक हाइड आउट के अंदर छुप गए थे, जिसके बाद फोर्सेस को इत्तला मिली और फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया। और मुहासरे में लेने के बाद यहाँ पर कुछ अफराद को भेजा गया है और जब वो यहाँ पर तलाशी कार्रवाई कर रहे थे तो यहाँ पर इस हाइड आउट में जो मिलिटेंट मौजूद थे उन्होंने फौज पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। लेकिन यहां पर कितने मिलिटेंटों की खबर फोर्सेस को है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं शोपियां में। हमारे साथी जो नुमाइंदे हैं इरशाद, वो शाह इरशाद इस वक्त हमारे साथ है। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये एनकाउंटर खत्म हुआ या कि फिर अभी भी गोलियों का तबादला जारी है? मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस इनकाउंटर के हवाले से, तकरीबन रात के 8 बजे फौज को एक मुसद्दक का इत्तला मिलने पर इस नादीगाम एरिया को जो है मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो ही वो उस सस्पेक्ट जगह पे गए जहां पे मिलिटेंट बैठे थे, जिन्होंने जो है वहां पे हाइड बना के रखी थी। और मैं आपको बता दूं, सुबह के 11 बजे फौज को ये फिर से इत्तला मिली है कि कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट बैठे थे एक साइड में बैठे थे, जो ही फौज उस सस्पेक्ट जगह पे गई जहां पे मिलिटेंट ने हाइड बना के रखी थी और वहां से जो है फायर खोल के मिलिटेंट ने अपनी मौजूदगी का इजहार किया है। आपको बता दो, जो ही ने यहाँ से अभी की क्या सूरत हाल है? क्या अभी एनकाउंटर खत्म हो गया है या कि अभी भी गोलियों का तबादला जारी है? देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी अगर इस वक्त की हम बात करें, इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लगातार जारी है। एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर ये सामने आ रही और यही बताया जा रहा है कि और भी मिलिटेंट इसी इलाके में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है और सर्च ऑपरेशन बिल्कुल इस वक्त भी जारी है। तो क्या जो मिलिटेंट मारा जा चुका है उसकी शनाख्त हो पाई है कि कौन सी तंजीम से है और क्या वो लोकल है या फॉरेन है? देखिए, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि किस तंजीम से वाबस्ता रखते थे। अलबत्ता सोशल मीडिया पे ये वो एक खबर वायरल हो रही है कि ये कहीं ना कहीं ये लोग, यानी लगता है कि शोपियान से इरशाद के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और अभी तक सोशल मीडिया के हवाले से ही इस खबर के हवाले से, उनकी शनाख्त के हवाले से मालूमात मिल रही हैं, लेकिन जो ऑफिशियली अभी इसकी कोई कंफर्मेशन मौसूल नहीं हुई है कि जो मिलिटेंट यहाँ पर मारा जा चुका है कि उसका ताल्लुक कौन सी तंजीम के साथ है।
कुल मिलाकर कल शाम से यहां सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी जारी है और इस मुद्दत के दौरान एक मिलिटेंट को यहां पर जाम बैग किया गया है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज लोलाब दिवर कुपवाड़ा गई थी और जहां पर उन्हें साबिका वजीर और पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल हक खान की जो हमशीर थे उसके इंतकाल पर लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की और यहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी जो ताज़ियत पुरसी के लिए भी आए हुए थे और महबूबा मुफ्ती ने यहां पर लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की और जो मरहुमा है उसके इसाले सवाब के लिए भी दुआ की है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहां पर दुआ करने के बाद या जो लवाहिकीन है उनके साथ ताज़ियत पुरसी के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और सबसे पहले उन्होंने बजट को लेकर बात की है और उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों और किसानों के साथ साथ नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, आम लोगों के लिए भी कोई सहूलियत नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज है और उस पर भी कोई बात इस बजट में नहीं रखी गई है, कोई भी तजवीज़ इस बजट में नहीं रखी गई है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने पार्टी के जो यूथ लीडर है वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के यूथ सदर भी थे, उनके केस को तूल दिया जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा और उन्होंने कहा कि वकीलों को इंफॉर्मेशन केस से मुतल्लिक भी नहीं दी जा रही है, गवाहों के बारे में भी कोई इल्मियत नहीं है वकीलों को और ना ही उन्हें इस हवाले से कोई मालूमात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा के लिए कार्रवाई ही सजा बन रही है, उसकी अगरचे बेल भी हो गई थी ताहम इसके बावजूद उन्हें फिर गिरफ्तार किया जा चुका है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आप भी देखें। मुल्क की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी, उसके बारे में कुछ नहीं है। आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, जो औसत दर्जे के घर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है, उसमें कैसे लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, उसकी बात है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, कोई फायदा नहीं। जो उनके विटनेसेस हैं उनको पेश नहीं किया जाता है, उसके वकीलों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि कौन इसके बारे में क्या जो है केस क्या है, उसकी डिटेल्स, उसमें जो विटनेस है उनके बारे में कोई इल्मियत नहीं है हमको। और इसको घसीटा जा रहा है केस को एक तारीख से दूसरी तारीख, और इस तरह से जो उसकी जो सजा है वो खुद ब खुद ही जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई खुद ब खुद उसके लिए सजा बन रही है, क्योंकि कार्रवाई एक बार बेल भी हो गई, दोबारा फिर बंद कर दिया। और अदालतें जो है वो भी बदकिस्मती से जो टाइम उनको देना चाहिए, इसमें हेयरिंग होनी चाहिए, उसको भी टालती रहे। नाज़रीन, मरकजी दाखिला वजीर अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक है और यूपी के अंदर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन यूपी के अंदर जम्मू कश्मीर के उस 370 का हवाला बार बार दिया जा रहा है। और इस स्पीच में भी अमित शाह ने 370 का हवाला दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा गया है 370 हटाए जाने के बाद। हालांकि इस हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमें हैं, चाहे कांग्रेस है या अखिलेश यादव की जमात है, वो बार बार ये कहती आई है कि अगर 370 का फायदा जम्मू कश्मीर को था या नहीं था, लेकिन उससे देश को कौन सा फायदा मिला है, वो सवालात वो बार बार उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानब से और खासतौर पर अमित शाह की जानब से कहा गया है कि वो पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वो ये जुर्रत ही नहीं रखते थे कि वो 370 को हटाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम करके दिखाया है। के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया 5 अगस्त 2019 को
मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये विरोध करते थे, अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चला नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे गए। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद अगरचे पाकिस्तान की जानब से भी इस हवाले से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ बढ़ाएं और दुनिया से भी उन्होंने अपील की थी। वहीं पर भारत की जानब से अब 50,000 टन गुंदम जो है वो अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये गुंदम जो है ये पाकिस्तान के रास्ते अब अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान और भारत के रिश्ते जो है वो ठीक नहीं रहे हैं। हर वक्त इसमें जो है कहीं ना कहीं मसाइल हमने दरपेश देखे हैं, लेकिन इन मसाइलों के बावजूद अगरचे पाकिस्तान की जानिब से बार बार इस मामले को ठुकराया गया था कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी या उस पर सरदमोहरी का भी उन्होंने इजहार किया था कि जो भारत की तरफ से जो इमदादी कार्रवाई है वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाए, उस पर अगरचे उन्होंने सरदमोहरी दिखाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस सरदमोहरी में भी अब तब्दीली आने लगी है। दिल्ली से हमारे साथी जो रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ है, रहमत कलीम से इस खबर के हवाले से मुफस्सल जो मालूमात है वो जानने की कोशिश करेंगे। रहमत, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इमदादी कार्रवाई जो भारत की तरफ से हो रही है अफगानिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के रास्ते हो रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 200 करोड़ का बजट भारत ने मुख्तस रखा है अफगानिस्तान में इमदादी कार्रवाई के हवाले से। तो इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है? नहीं रहमत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रहमत कलीम से इस हवाले से हम जो है तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक स्विफ्ट हम ये कह सकते हैं कि तब्दीली आ गई है कि अब पाकिस्तान ने अलाउ किया है और उनका मानना है कि जो भारत की जानिब से अब गुंदम 50,000 टन रवाना किया जाएगा अफगानिस्तान के लिए, वो अब पाकिस्तान के रास्ते किया जाएगा। रहमत कलीम से हम जानना चाहेंगे, रहमत जानना चाहेंगे कि क्या इस हवाले से जो बाकी पेशरफ होनी थी, क्या उस हवाले से काम हो रहा है? रहमत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई है, इमदादी कार्रवाई, ये कब से अब हो रही है? क्योंकि अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान भी इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि भारत जो इमदादी कार्रवाई 50,000 टन गंदम की जो अब रवाना करना है अफगानिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के रास्ते हो जाएगा और कब से ये पहल जो है हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ही बीच में ऐसी रुकावट थी जिसकी वजह से अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का वक्त लगा है। चूंकि अक्टूबर के महीने में भारत सरकार की तरफ से कहा गया था, रूस में ही वादा कर दिया गया था अफगानिस्तान की तरफ से कि हम 50,000 मीट्रिक टन बाकायदा तौर पर गंदम इमदाद की शक्ल में भेजेंगे। लेकिन भेजने की शक्ल क्या होगी, रास्ता क्या होगा, इस पर जब गौर किया गया तो सबसे पहली फुर्सत में पाकिस्तान नजर आया। चूंकि पाकिस्तान के रास्ते तो बहुत आसानी के साथ काबुल भेजा जा सकता है, लेकिन इस दरमियान 3-4 किस्त ऐसे इमदादी अशिया की गई है अफगानिस्तान, काबुल पहुंची है, जो या तो चाबहार पोर्ट के जरिए गई है या फिर ईरान की मदद से गई है या फिर कुवैत के जरिए गई है। तो इन दूर दराज के जो ममालिक है, उन ममालिक के सहारे, उन ममालिक के रास्ते बाकायदा तौर पर अब तक के 4 किस्त इमदादी सामान तो पहुंचा दी गई। लेकिन चूंकि गंदम की शक्ल ट्रक के जरिए लाद करके भेजना, ये एक ऐसा काम था जिसको चौपर के जरिए हो या फिर दूर दराज के जो ममालिक हैं उन ममालिक के जरिए भेजना मुश्किल नहीं था, करीब करीब नामुमकिन था। इसलिए पाकिस्तान से सहारा लेने की कोशिश की गई और
जब 7 अक्टूबर को पाकिस्तान को इत्तला दी गई और उनसे कहा गया कि हम अफगानिस्तान को इमदाद की शक्ल में 50,000 मैट्रिक टन गंदम भेजना चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने फौरी तौर पर जवाब न देकर के बाज़ाब्ता तौर पर 24 नवंबर को जवाब पहला रिएक्शन दिया कि हम तैयार हैं, आप हमारी सरजमीन का, हमारे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 नवंबर से लेकर के अब तक के पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही डील हो रही थी कि आखिर भेजना है तो कैसे भेजना है। दरमियान में एक बात आ गई कि हमने रास्ता तो दे दिया है लेकिन हम ट्रक भी अपनी देंगे, चूंकि वाघा बॉर्डर पर ला करके सारी चीजों को, सारे गंदम को आपको ला करके पाकिस्तानी ट्रक में लादना होगा और फिर उसके बाद जाकर के वो काबुल के लिए रवाना होगा। तो ये ट्रक को लेकर कितनी तादाद में ट्रक होंगे, कैसे रास्ते, कौन कौन रास्ते होंगे, ये तमाम चीजों को संभालते और तय करते करते अब तक का वक्त लगा है। और आज खबर मिली कि अब जो तारीख तय की गई है वो 10 से 12 फरवरी यानी 10 फरवरी को भेजना शुरू किया जाएगा और 2 दिन में तमाम चीजें, वो 50,000 मैट्रिक टन गंदम बाज़ाब्ता तौर पर काबुल पहुंच जाएगा, जिसके बाद अफगानिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है उसमें हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा भी आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए पाकिस्तान भी शुक्रिया का मुस्तहिक है कि चूंकि उसने अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी, देर से ही सही, लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक ऐसे वक्त में उसने न चाहते हुए भी हामी भरी। चूंकि बीच में पिछले हफ्ते हमने खबर बताई थी कि किस तरह से ईरान ने कहा कि हम चाबार पोर्ट के जरिए या फिर तेहरान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए वो गंदम जो हिंदुस्तान भेजना चाहता है हम तैयार हैं। तो ईरान ने खुले तौर पर साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, रास्ता देने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन इस बीच ईरान से ज्यादा आसानी हिंदुस्तान को पाकिस्तान के रास्ते हो रही थी, इसलिए पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान देख रहा था। आखिरकार पाकिस्तान ने फैसला किया है कि चूंकि इमदाद की बात है अफगानिस्तान को पहुंचाने की और इस वक्त अफगानिस्तान को इमदाद की जरूरत है, इसलिए हम तैयार हैं। ट्रक वगैरह कितनी तादाद में होगी, रास्ता क्या होगा, ये सारा रूट मैप तैयार कर लिया गया है और तारीख भी तय कर दी गई है कि 10 से 12 फरवरी के बीच में, 10 से 12 फरवरी के बीच अब भारत की जानब से ये ट्रक्स जो है रवाना हो जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान के रास्ते, और पाकिस्तान ने भी सर्द माहौल के बावजूद अब इस पर हामी भर दी है। रहमत कलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर से मुतल्लिक मजीद जानकारी देने के लिए। और आपको ये भी पता चले कि भारत सरकार की जानब से अफगानिस्तान में जो इमदादी कार्रवाई है उसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी मुख्तस रखा गया है और इस पहल में जो 50,000 मैट्रिक टन गंदम है वो अब 10 से 12 फरवरी के बीच ही अब रवाना हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।